नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और झारखंड की आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी अपने घर से कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी शासन व्यवस्था की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पढ़ा शासन व्यवस्था पढ़ेंगे और साथ ही हम एमसीक्यू भी लगाएंगे, जिससे हमें यह मालूम चलेगा कि हमने पढ़ा शासन व्यवस्था को कितने अच्छी तरीक़ों से पढ़ा हुआ है। समझ रहे हैं ना। चलिए, अगर आप झारखंड की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए शासन व्यवस्था पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि झारखंड में होने वाले सभी एग्ज़ाम में शासन व्यवस्था से एक न एक क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, चाहे वो झारखंड सेजियल हो, दरोगा हो, जेपीसी है हो या उत्पाद सिपाही हो। झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सब में शासन व्यवस्था से एक नए क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अगर आपको अपनी तैयारी में चार चांद लगाना है तो आपको जनजातियों की शासन व्यवस्था को अच्छे तरीक़ों से पढ़ना होगा, ठीक ना। अगर आप पूरा जनजाति की शासन व्यवस्था नहीं भी पढ़ पा रहे हैं जो झारखंड की प्रमुख जो जनजातियाँ हैं उनकी शासन व्यवस्था को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम अपनी शासन व्यवस्था की श्रृंखला में एक नया अध्याय जोड़ेंगे, पढ़ा शासन व्यवस्था, ठीक है। चलिए, ये पढ़ा शासन व्यवस्था मैं आपको अपने नोट्स से ही पढ़ाऊँगा और मैंने नोट्स में उतना ही लिखा है जितना ज़रूरत हो। मैं आलतू फालतू का चीज़ नहीं लिखा हूँ, क्योंकि बुक्स में तो बहुत सी सारी चीज़ें हैं, मगर हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आवश्यक है, जिससे हमारा एग्ज़ाम निकल जाए, ठीक ना। हमें विद्वान तो बनना नहीं है, हमें एग्ज़ाम निकालना है और नौकरी लेना है। चलिए, ये मेरा नोट्स से देख सकते हैं आप, मैंने डायग्राम बना बना के बताया है, जिससे किसी भी इंसान को समझने में आसानी हो, ठीक है। ये मेरा नोट्स है। चलिए, अगर आप मेरा नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। चलिए, हम पढ़ा शासन व्यवस्था की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। पढ़ा शासन व्यवस्था, ठीक है। पढ़ा शासन व्यवस्था उरांव जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। किसकी शासन व्यवस्था है? तो उरांव जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है, आप याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो पढ़ा शासन व्यवस्था है वो किस जनजातियों से रिलेटेड है, तो किससे? उरांव जनजातियों से रिलेटेड है। ये उरांव जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है, ठीक है। क्या है ना, हम किसी भी जनजाति को पढ़ने से पहले उसकी थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, जिससे हमें आगे जो शासन व्यवस्था पढ़ने में आसानी हो। समझ रहे हैं ना, आप रिलेट भी कर पाते हैं। चलिए, सेकंड की पॉइंट क्या है? सेकंड की पॉइंट ये है कि उरांव जनजातियों का जो प्रवेश है झारखंड में कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में हुआ था। किसके साथ हुआ था भाई? तो जब बख्तियार खिलजी के साथ हुआ था, ठीक है। आप इतना याद रखेंगे। अब थर्ड की पॉइंट क्या है? थर्ड की पॉइंट ये है कि उरांव जनजाति जो खेती के लिए ज़मीन बनाती है उसको हम भूहरी भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूहरी भूमि बोलते हैं, ठीक ना। जैसे हमने पढ़ा था मुंडा शासन व्यवस्था में, जो मुंडा जो ज़मीन बनाते हैं खेती के लिए उसको खुटकटी भूमि बोलते हैं। उसी प्रकार उरांव जिस भूमि को बनाते हैं उस भूमि को भूहरी भूमि कहते हैं। अब इसी कारण जो उरांव शासन व्यवस्था है वो भूहरी शासन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। समझ रहे ना। इसे हम उरांव शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं, पढ़ा शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं और भूहरी शासन व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो आप इतना याद रखिएगा, ठीक ना। तो क्या थर्ड पॉइंट क्या था? तो उरांव के द्वारा जो बनाई गई भूमि है खेती के लिए उसको भूहरी भूमि बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव जनजाति है। कौन है उरांव जनजाति? झारखंड की दूसरी बड़ी सबसे बड़ी जनजाति है और देश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। तो पहली कौन है भाई? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। दूसरी कौन है? उरांव है। तीसरी मुंडा। चौथी कौन है? हो है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट क्या बोलता है? उरांव में एक कहावत है। उरांव में क्या है? एक कहावत है। क्या कहावत है भाई? तो पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। क्या है? इसको ध्यान से देखिएगा। पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। समझ रहे हैं? जो हमारी जो उरांव जो शासन व्यवस्था है उनमें जो ग्राम लेवल पे प्रमुख कौन होता है? महतो होता है, ठीक है। और ये प्रशासनिक प्रमुख होता है और जो पाहन क्या होता है वो धार्मिक प्रमुख होता है। और दोनों मिल के जो ग्रामीण जो पंचायत है उनको चलाते हैं। इसलिए कहा गया है कि पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है ना कि किस जनजाति में कहावत है कि पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। तो आप उरांव टिक कर सकते हैं। चलिए, अब ये जो उरांव जनजाति हैं वो किस प्रजाति से आती हैं? तो ये द्रविड़ श्रेणी में आते हैं। क्या होते हैं? द्रविड़ श्रेणी। वैसे तो झारखंड की ज़्यादातर जनजातियाँ जो हैं वो प्रोटो स्ट्रॉइड श्रेणी में आती हैं, लेकिन जो उरांव जनजाति हैं वो द्रविड़ श्रेणी में आती हैं। क्या होता है? द्रविड़ श्रेणी में आती हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। द्रविड़ प्रजाति में आती हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। दरोगा का पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है ना, कि उरांव जनजाति किस प्रजातीय से संबंधित है, तो द्रविड़ प्रजाति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कुछ की पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनसे। इनसे क्या होता है ना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्या बोलेगा कि उरांव जनजाति की भाषा क्या है, कुड़ुक है। और उरांव जनजाति अपने आप को भी कुड़ुक बोलते हैं, आप याद रखिएगा। उरांव जनजाति की जो भाषा है वो कुड़ुक है, अपने आप को कुड़ुक बोलते हैं, और ये द्रविड़ प्रजाति से रिलेटेड है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। और इनका जो गोत्र है वो 14 गोत्र है, जिन्हें हम किल्ली भी कहते हैं। ये हमेशा पूछा नहीं जाता, अगर आप एक बार देख लेते हैं तो सही है। थर्ड क्या है भाई, थर्ड क्या है, विशिष्ट महत्व। इनमें क्या है ना, इनमें गोदना महत्व, गोदना प्रथा चला आता है। तो उरांव जनजाति के लोग कहते हैं कि गोदना है ना, गोदना वो जन्म से मृत्यु तक साथ होता है। मतलब मृत्यु के समय कुछ नहीं जाता, मगर गोदना साथ जाता है। इसीलिए उरांव जनजाति में गोदना गोदना जो गोदवाने की जो प्रथा है वो बहुत पहले से चली आ रही है, और ये विशिष्ट महत्व है। ठीक है, गोदना प्रथा। चलिए, और इनका जो प्रचलित विवाह होता है उसको आयोजित विवाह आयोजित विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोजित विवाह। और जो संथाल जो जनजाति होते हैं उनकी जो प्रचलित विवाह होते हैं उसको बापला कहते हैं। और बापला क्वेश्चन पूछा हुआ है कब, ये 2016 के जेपीएससी में पूछा हुआ है। तो इस बार भी शायद इससे पूछा जा सकता है कि जो उरांव जनजाति की प्रचलित विवाह है उसको क्या कहते हैं, तो आयोजित विवाह। ठीक है, चलिए। और इनका मूल स्थान कहाँ है, मूल स्थान मतलब कहाँ से आए हैं मुंडा जनजाति। तो ऐसा माना जाता है कि मुंडा जनजाति महाराष्ट्र के कोकण से आए हैं। कहाँ से, महाराष्ट्र के कोकण से आए हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और इनका जो प्रमुख त्यौहार है वो क्या है, कर्मा सरहुल। कर्मा सरहुल सबसे प्रमुख त्यौहार है। सरहुल तो सभी जनजातियों के प्रमुख त्यौहार के रूप में आता है। ठीक है, और इनका जो नृत्य है सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आप पढ़ेंगे ना जनजाति, उसमें भी काम आएगा ये जितना मैं फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप जनजाति व्यवस्था को नहीं पढ़ते ना, जनजातियों के महत्व को, तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे जनजातियों के जो फैक्ट हैं उनको यहाँ पे बतला रखा है। तो इनका जो प्रमुख नृत्य है उसको जतुर नृत्य कहते हैं, जतुर नृत्य। और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है दरोगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसमें को आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। और इनका जो पेशा है, ये अपनी आजीविका किस प्रकार चलाते हैं, तो ये कृषि करते हैं। उरांव जनजाति कृषि करते हैं। ठीक है, और उनके सर्वोच्च देवता को धर्मेश कहा जाता है। और धर्मेश क्या है भाई, धर्मेश ये सूर्य के प्रतिलिपि के रूप में इन्हें जाना जाता है। समझ रहे ना, सूर्य के अनुरूप इसे मानते हैं। और ये क्वेश्चन हमेशा बनता है कि उरांव जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है, तो धर्मेश है। ये आप इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप इम्पॉर्टेंट टिक करके रखिए। मैंने यहाँ जितना भी की पॉइंट बता रहा हूँ सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सब इम्पॉर्टेंट है। और युवागिरी, युवागिरी तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि युवागिरी मैं बता रहा हूँ 2021 में भी पूछा गया है, जेपीएससी के 2021 में भी पूछा गया है, 2013 में भी पूछा गया है, और 2006 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, 2016 के एग्ज़ाम में ही पूछा गया है। मतलब ये जो की पॉइंट है, ये 3 बार जेपीएससी में पूछा जा चुका है। जेपीएससी में पूछा जा चुका है 3 बार कि उरांव जनजाति की जो युवा गृह है उसको किस नाम से जानते हैं। ठीक है, या धुमकुड़िया की जनजाति से रिलेटेड है। तो इसको आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि जेपीएससी में 3 बार आ चुका है। समझ रहे हैं ना, तो और सारे एग्जामों में भी आ सकता है। चलिए, और जो उरांव जनजाति हैं वो कहाँ निवास करती हैं, तो उरांव जनजाति सबसे ज़्यादा जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वहाँ निवास करती हैं। और छोटा नागपुर क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती हैं, तो ज़्यादातर दक्षिण छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम नीचे देखते हैं। और चलिए, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जितनी भी शासन व्यवस्था को पढ़ा होगा उसमें महिलाओं का जो सहयोग होता है शासन व्यवस्था में वो नहीं होता है। ठीक है, मगर उरांव ऐसी जनजाति है, और उरांव की एक ऐसी शासकीय प्रथा है जिसमें पंचायत में महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, जब भी पंचायत की बैठक होगी उसमें महिलाएं भी मतलब पुरुषों के सामान्य तौर पे बैठती हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, और ये इम्पोर्टेंट है कि उरांव की जो पढ़ा शासन व्यवस्था है उसमें महिलाएं भाग ले लेती हैं। बाकी किसी भी शासन व्यवस्था में महिलाएं भाग नहीं लेती हो। झारखंड की किसी भी शासन व्यवस्था में
प्रजाति मतलब कि किसी भी जनजातियों की शासन व्यवस्था में महिलाएं भाग नहीं लेती। बस उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था एक ऐसी है जिसमें महिलाएं भी पंचायत में भाग लेती हैं, ठीक है, और चुनाव में भी भाग लेती हैं। जब चुनाव होता है प्रशासनिक व्यवस्था का तो उसमें भी ये भाग लेती हैं। चलिए, अब ये पढ़ा जो शासन व्यवस्था है उनको 3 प्रकार से बांटा गया है, मतलब 3 श्रेणियों में बांटा गया है पढ़ा पंचायत को। पहली श्रेणी क्या होती है? पहली एकदम निम्न श्रेणी होगी, निम्न श्रेणी, दूसरी मध्य श्रेणी, तीसरी उच्च श्रेणी, ठीक है। 3 श्रेणी में बांटा गया है। अब हम निम्न श्रेणी को पढ़ते हैं। निम्न श्रेणी में क्या है कि क्या है तो निम्न पंचायत में किसी विवाद को प्रस्तुत किया जाता है। मतलब निम्न पंचायत जो वही है, अगर आपका किसी भी विवाद हुआ है उसको निम्न पंचायत में प्रस्तुत किया जाता है। और अगर निर्णय ना हो पाए, ठीक है, क्या बोलता है, अगर निर्णय ना हो पाए तो उसे मध्य पंचायत में भेजा जाता है, मतलब मध्य श्रेणी की पंचायत में भेजा जाता है। तो मध्य श्रेणी की पंचायत में फिर क्या होता है? मध्य श्रेणी की पंचायत में देखिए क्या होता है, अगर मध्य पंचायत में भी किसी विवाद का निपटारा नहीं होता है तो उसे उच्च पंचायत में भेजा जाएगा, ठीक है। अब देखिए उच्च पंचायत कहाँ है भाई? तो उच्च पंचायत यहाँ है, और ये उच्च पंचायत सर्वोच्च इकाई होती है। यहाँ जो फैसला होगा उसको सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो शासन व्यवस्था है वो 3 श्रेणियों में विभाजित है, ठीक है। 3 श्रेणियों में विभाजित है। पहली निम्न, मध्य और उच्च, ठीक है। हम इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं इसको कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ये हाई कोर्ट हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, अपनी भाषा में। अगर आपको जैसा भी सही लगे, आप लेवल 1 भी कह सकते हैं, लेवल 2 भी कह सकते हैं, लेवल 3 भी कह सकते हैं, अपने हिसाब से करिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये शासन व्यवस्था को आराम से पढ़ेंगे, और देखिए इसमें ग्राम स्तर और इसमें सभी जो प्रमुख अधिकारी उनको पढ़ेंगे और उनका क्या क्या काम है उनको पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए कितनी आसान तरीक़ों से मैंने बताया है शासन व्यवस्था को, मतलब ऐसा बताया है कि कोई भी इंसान इसको एक बार पढ़ ले तो उसे पूरी समझ में आ जाएगा, ठीक है। डायग्राम बना के मैंने बताया है। आप मेरे नोट्स देख सकते हैं, ठीक है, ये मेरा नोट्स देखिए, मैं इसी नोट्स से पढ़ाता हूँ और इसी नोट्स से मैंने तैयारी की थी, जिससे मैंने जो पिछला जो जेपीएससी था उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, ठीक है, और मेरा रिजल्ट बना था। देख रहे हैं मैंने इतने अच्छे तरीक़ों से इसको बताया है। और साथ में हम एमसीक्यू भी करेंगे, देख लीजिए। अगर आपको इस टाइप का नोट्स चाहिए तो आप मेरे नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं, ठीक ना, नहीं तो आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो आप मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है ये उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो हम क्या पढ़ेंगे? शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था की जो प्रमुख इकाइयाँ हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो हम पीछे से स्टार्ट करें, हम क्या करें, रूट लेवल से स्टार्ट करें, ग्राम स्तर से स्टार्ट करें, फिर पढ़ा स्तर पे जाएंगे, ठीक है। चलिए ग्राम स्तर से पढ़ते हैं, ठीक। हाँ, तो ग्राम स्तर से पढ़ेंगे। ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत, ठीक है। जब उरांव जनजाति का जो एक गांव होता है उसी में एक पंचायत बैठाई जाती है जिसको ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ग्राम पंचायत में क्या होता है, ग्राम पंचायत में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो प्रमुख अधिकारियां भी होते हैं, ठीक है, तभी तो हमारा ग्राम पंचायत चलेगा। जिसमें सबसे प्रमुख होते हैं महतो। महतो क्या होता है? ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, ठीक है। और महतो को जो दी जाने वाली भूमि है, क्योंकि इनमें क्या है ना, लगान की व्यवस्था नहीं है। जैसे उरांव जनजाति में लगान वसूला नहीं जाता, ठीक है, तो लगान वसूला नहीं जाता तो उनको सैलरी किस चीज़ से दी जाएगी? तो उनको भूमि दी जाती है, ठीक है। अगर गांव के प्रशासन को चलाने के लिए महतो को भूमि जो दी जाती है उसको हम महतोई भूमि कहते हैं। क्या बोलते हैं? महतोई भूमि, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। महतो को दी जाने वाली भूमि को महतोई भूमि कहते हैं। और महतो कौन होता है? तो महतो गांव का प्रमुख होता है, इसको मुखिया कह सकते हैं, ठीक है। और इनका जो होता है वो चुनाव होता है 3 साल में। जैसे हमारे यहाँ अभी जो पंचायत का जो चुनाव होता है वो 5 साल के लिए होता है, लेकिन उरांव जनजातियों में जो शासन व्यवस्था है उसमें पंचायत का जो चुनाव होता है वो 3 वर्षों के लिए ही होता है। और ये चुनाव कब होता है? तो ये सरहुल के टाइम होता है, याद रखिएगा। चुनाव कब होता है? सरहुल के टाइम होता है, ठीक है। चलिए, और सेकंड अधिकारी कौन है इसका? सेकंड अधिकारी पाहन है, ठीक है। पाहन क्या होता है भाई? तो पाहन गांव का धार्मिक प्रधान होता है। धार्मिक प्रधान कौन होता है? पाहन। जैसे धार्मिक जितने भी विवाद होगा उसका सबका निपटारा कौन करेगा? पाहन करेगा, ठीक है ना। क्या मैंने पढ़ा था ऊपर? पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। पहला क्या था? महतो गांव का प्रमुख हो गया। पाहन क्या होगा? वो धार्मिक प्रमुख हो गया। जितना भी पूजा पाठ होगा, शादी विवाह होगा, वो सब किसकी देख रेख में होगा? तो पाहन की देख रेख में होगा।
तीसरा कौन अधिकारी है भाई? तीसरा अधिकारी माझी है। माझी कौन है भाई? तो माझी महतो का सहयोगी है और साथ में वो संदेश वाहक भी है। अगर महतो किसी निर्णय लेने में सहायक नहीं हो, मतलब नहीं ले पा रहा है, तो उसको सहयोग करेगा वो या सलाह देगा, वो कौन करेगा? वो माझी करेगा। या फिर अगर महतो कहीं अनुपस्थित है, कहीं चला गया है, तो उस स्थिति में माझी ही महतो का जो पदभार ग्रहण करेगा और महतो की हैसियत से फैसला सुनाएगा। ठीक है। और संदेश वाहक का मतलब हो गया कि महतो अगर कोई भी संदेश देता है या फिर कोई भी नियम एवं कानून बनाता है, उसको गांव में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो माझी करता है। ठीक ना, इसे हम संदेश वाहक ही कहते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट जो अधिकारी है वो कौन सी अधिकारी है? नेक्स्ट अधिकारी बैगा होता है। नेक्स्ट अधिकारी कौन होता है? बैगा। बैगा का क्या काम होता है? तो बैगा पाहन का सहयोगी है। किसका सहयोगी है? पाहन का। महतो का सहयोगी माझी और पाहन का सहयोगी बैगा। जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना, कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री, उनके सहयोग के लिए राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, महतो का सहयोगी माझी और पाहन का सहयोगी बैगा। ठीक है, बैगा का क्या काम रहता है? तो बैगा का और भी काम है। बैगा क्या करता है? ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का काम करता है। और ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, JPSC में पूछा गया है कि बैगा का क्या काम होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, बैगा का काम क्या है? ग्रामीण देवता की पूजा कर शांत करना। ठीक है, और इसे हम वैद्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्य भी कहते हैं। ठीक, और जो लास्ट अधिकारी होता है वो होता है गुणित। गुणित गुणित क्या होता है भाई? गुणित वकील के रूप में कार्य करता है। अगर कोई विवाद हो गया तो दोनों पक्षों का जो सुनवाई होगा, मतलब दोनों पक्षों की बातों को माझी के सामने रखने का प्रयास कौन, मतलब महतो के सामने रखने का प्रयास कौन करेगा? ये गुणित करेगा। ठीक है, अगर आप इतना ध्यान में रख पाते हैं तो सही है। चलिए, अब हम ग्राम स्तर हो गया। अब क्या हुआ कि किसी जो गांव में किसी भी जो विवादों का निपटारा ग्राम स्तर पर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ग्राम स्तर पर नहीं हुआ, चाहे फिर जो अंतर्ग्रामीय विवाद हो गया, जैसे एक गांव हो गया यहाँ, एक गांव हो गया यहाँ, अब बीच से जा रहा है रास्ता, ये बोलेगा रास्ते पे मेरा अधिकार, ये बोलेगा मेरा अधिकार, तो इसका जो निर्णय होगा वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा पढ़ा स्तर पे। कहाँ जाएगा? पढ़ा स्तर पे। चाहे ऐसा कोई विवाद हो गया कि जो महतो से सुलझ नहीं रहा है, तो महतो उसको हस्तांतरित कहाँ कर देगा? तो उसको हस्तांतरित कर देगा पढ़ा के पास। ठीक है, पढ़ा स्तर पे। चलिए, अब हम सेकंड स्तर देखते हैं। सेकंड जो लेवल सेकंड है, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, तो पढ़ा स्तर हाई कोर्ट हम समझ लेते हैं अपनी भाषा में। चलिए, तो पढ़ा स्तर। तो पढ़ा स्तर में क्या है भाई? तो पढ़ा स्तर में दो अधिकारी होते हैं। ठीक है, इसका भी 2 स्तर होता है, एक पढ़ा राजा होते हैं, एक पढ़ा दीवान होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी विवाद का निपटारा नहीं हो पा रहा तो कहाँ जाता है? वो पढ़ा पंचायत के प्रमुख के पास होता है। ठीक है, वो पढ़ा पंचायत के प्रमुख के पास जाता है और पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? पढ़ा दीवान होता है। कौन होता है? पढ़ा, मतलब पढ़ा राजा होता है। पढ़ा दीवान तो सबसे ऊपर है। ठीक है, पढ़ा राजा होता है। और जो पढ़ा स्तर है वो 5 गांव या 7 गांव या फिर 11 गांव, 21 गांव, ये सब मतलब 5 गांव को मिलाकर भी बनाया जा सकता है, 7 गांव को भी मिलाकर बनाया जा सकता है, 11 गांव को भी मिलाकर बनाया जा सकता है, या फिर 22 गांव को भी मिलाकर एक पढ़ा पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक ना, और ये अंतर्ग्रामीय पंचायत का विवाद को निपटारा करता है। जैसे 2 पंचायत में विवाद हो गया तो उसका निपटारा कौन करता है? तो पढ़ा पंचायत करता है। ठीक है, तो पढ़ा पंचायत में भी 2 स्तर हो गए। पहला स्तर पढ़ा राजा, दूसरा स्तर कौन है? पढ़ा दीवान। ठीक है, तो क्या हो गया ना कि जो ग्रामीण जो विवादों के लिए पढ़ा राजा के पास आते हैं सब, पहले पढ़ा राजा के पास आएंगे। तो पढ़ा राजा कौन भाई? पढ़ा पंचायत का प्रमुख है। ठीक है, और इनके जो अधिकारी हैं वो देखिए, इनके अधिकारी दीवान हैं। ठीक है, पढ़ा राजा के जो अधिकारी हैं, प्रमुख अधिकारी, वो दीवान है। दीवान को प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। जैसे किसी भी राजा का मंत्री होता है ना, उसी प्रकार दीवान मंत्री के रूप में कार्य करता है। पनवर या पनेर, सेकंड जो अधिकारी है पनवर या पनेर। पनेर क्या होता है भाई? कल्याण कार्यों का जो कार्य होता है वो पनेर करता है। ठीक है, जो कल्याण कार्य हो गया, जैसे कुआं बनाना हो गया, रोड बनाना हो गया, या फिर कुछ सबको कंबल उम्बल बांटना हो गया, खाना खिलाना हो गया, तो ये सब कार्य कौन देखेगा? तो वो पनेर देखता है। कौन देखता है? पनेर। ठीक है, और थर्ड जो अधिकारी वो क्या है? कोतवाल। कोतवाल से तो आप समझ ही गए क्या है, वो ये सुरक्षा की देखरेख करता है, मतलब कि पढ़ा राजा की सुरक्षा की देखरेख करेगा। ठीक है, ये कोतवाल। और इसमें क्या होता है ना, गांव बांटे जाते हैं। जैसे 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 राजा जिस गांव में रहता है उसको क्या बोलते हैं?
जैसे राजा किसी गांव में रहता है तो उसको राजा गांव हो गया वो, ठीक है। दीवान जिस गांव में रह गया उसको दीवान गांव बोलते हैं। पनेर जिस गांव में रहता है उसको पनेर गांव बोलते हैं। और कोतवाल जिस गांव में रहता है उसको कोतवाल गांव लगता है। और ये जो जिसमें प्रजा वर्जा लगते रहते हैं वो प्रजा गांव कहलाता है। बस इतना ही याद रखिएगा पढ़ा के जो प्रमुख गाँव हैं, ठीक है। ये सब प्रमुख गाँव हैं। चलिए, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मगर आप एक बार ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है। अब क्या हुआ कि कोई भी विवाद का निपटारा पढ़ा स्तर पे नहीं हो पाया। पढ़ा राजा उस विवाद का निपटारा नहीं कर पाया। कोई ऐसा विवाद हुआ जिसका निपटारा नहीं कर पाया। तो पढ़ा राजा क्या करेंगे, पढ़ा राजा जितना भी आपका विवाद होगा वो सबको ट्रांसफ़र कर देंगे पढ़ा दीवान के पास। किसके पास ट्रांसफ़र कर देंगे, पढ़ा दीवान के पास। और पढ़ा दीवान जो है वो पढ़ा पंचायत का सबसे प्रमुख अधिकारी है, मतलब सबसे प्रमुख सर्वोच्च अधिकारी है, सर्वोच्च व्यक्ति है और सर्वोच्च अधिकारी है। इसका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, मतलब जिसने जो निर्णय दे दिया वो सबको मानना पड़ेगा, ठीक ना। और ये देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की भांति कार्य करता है। मैंने आपको बताया था ना, इसको हाई कोर्ट ले लीजिए, इसको सुप्रीम कोर्ट ले लीजिए, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की भांति कार्य करता है, ठीक है। और जो पढ़ा राजा होता है, ठीक है, पढ़ा राजा को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं, मझिहस भूमि कहते हैं, ठीक है। पढ़ा राजा को दी जाने वाली भूमि को मझिहस भूमि कहते हैं। ये आप याद रखिए, पढ़ा राजा को दी जाने वाली भूमि को मझिहस भूमि कहते हैं, ठीक है। मैंने ऊपर क्या पढ़ा था, मतलब नीचे क्या पढ़ा था हमने, नीचे हमने ये पढ़ा था कि महतो को दी जाने वाली भूमि महतोई भूमि, ठीक है। पाहन को दी जाने वाली भूमि पहनोई भूमि, ठीक है। और क्या था, और पढ़ा राजा को दी जाने वाली भूमि को मझिहस भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, मझिहस भूमि कहते हैं। तो आप तीनों का याद रखिए, ये पूछा भी जाता है ना कि पढ़ा राजा को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं, ठीक है। और फिर नीचे पूछ देगा कि महतो को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं, तो महत्वाइन भूमि। पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं, पहनाई भूमि। तो आप याद रखिए, पहनाई भूमि, महत्वाइन भूमि, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ये हमारा शासन व्यवस्था पूरा कंप्लीट हो गया। और हाँ, ये आप समझ लीजिएगा ना कि ये महतों का निर्वाचन होता है, महतों का चुनाव होता है, ठीक है। ये आप रिलेट करके चलिएगा, महतों का चुनाव होता है, पढ़ा राजा का चुनाव होता है, इसका भी चुनाव होता है, ठीक है। और पढ़ा दीवान का भी चुनाव होता है, ये सब का चुनाव होता है, ठीक है। निर्वाचित होते हैं ये सब, वंशानुगत नहीं रहते। चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन लगाएंगे हम। चलिए, इन्हें कुछ और की पॉइंट है जिसको हम लोग देख ले रहे हैं। की पॉइंट क्या है, पहला ये क्या है, महतो से पहले उरांव गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान का कार्य प्रारंभिक काल से कौन करता आ रहा था, बैगा करता आ रहा था। इसको आप याद रखिएगा ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, शायद जेपीएससी में ही पूछा गया है। मेरे को डेट तो याद नहीं कब पूछा गया, मैं पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। चलिए, सेकंड क्या है, सेकंड में है कि सारा अधिकार पंचायत और पंचों में सन्निहित होता है, ठीक है। जो सारा अधिकार होता है, जैसे ग्राम पंचायत में पंच भी होते हैं और पंच की सहमति से ही पाहन और महतो कुछ कार्य करते हैं, समझ रहे हैं ना, या फिर कोई फैसला सुनाते हैं। पंच भी होते हैं ना, जैसे जो ग्राम पंचायत हो गया हमारा, वो ग्राम पंचायत में पंच भी होते हैं। इसमें क्या होता है, पंच भी होते हैं। जैसे ग्राम पंचायत में महतो पाहन तो होते ही है, और उसमें क्या होता है, जो जब बैठक होती है पंचायत की तो उसमें 5 वरिष्ठ लोग भी आते हैं जिसको पंच कहते हैं। और पंच भी जो महतो द्वारा दी जाने वाला जो भी निर्देश है उसमें पंचों का भी हाथ रहता है, मतलब पंच भी महतो को सलाह देते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। महतो के सलाह पे ही, मतलब पंचों के सलाह पे ही महतो और पाहन कार्य करते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, पंच, ठीक। और हाँ, देखिए की पॉइंट एक और क्या है, डायन का मामला होने पर गांव से निष्कासित कर दिया जाता है। अगर पता चल गया हो कि कोई व्यक्ति डायन है या फिर कोई और डायन है तो उसको गांव से निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। और हो गया। और हाँ, ये देखिए लास्ट में क्या, शासन व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों में कर लेने की परंपरा नहीं है। कर लेने की परंपरा नहीं है, इसीलिए उन्हें भूमि दिया जाता है, ठीक है। पहनई भूमि, मझिहस भूमि, ठीक है, ये सब भूमि दी जाती है इसलिए क्योंकि कर लेने की परंपरा नहीं है, ठीक। चलिए, हम क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें ये मालूम चले कि हमने कितना पढ़ा हुआ है। चलिए, पहला क्वेश्चन, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं। देख रहे हैं, 2021 में आया है क्वेश्चन ये। अब आप आराम से लगा सकते हैं, पढ़ा पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उसको क्या कहते हैं, पढ़ा राजा कहते हैं, ठीक है। आराम से 1 नंबर आपके खाते में आ जाएगा। चलिए, सेकंड क्या है,
सेकंड देखिए, मैंने बोला था धूमकुड़िया, ये बहुत जगह पे, ये 2000 बता रहा हूँ ना, ये 2021 में भी आया है, 2013 में भी आया है, और 2016 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप याद रखिएगा, धूमकुड़िया का तात्पर्य क्या होता है, या फिर धूमकुड़िया किससे रिलेटेड है। धूमकुड़िया का तात्पर्य है युवागिरी, किससे रिलेटेड है, उरांव जनजाति से रिलेटेड है, ठीक ना, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या काम होता है। मैंने बताया था कि बैगा का काम क्या होता है। बैगा का काम क्या होता है, आप याद करिए। बैगा का काम होता है ग्रामीण देवताओं को शांत करना। क्या काम होता है, ग्रामीण देवताओं को शांत करना। चलिए, और क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों में पुरोहित का लौकिक प्रधान कौन था। मैंने अभी जस्ट बताया इसको, मैंने ऐड किया था, ठीक है, वो है बैगा। कौन है, बैगा, आप याद रखिए। ये भी 2016 जेपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखना कितना इजी क्वेश्चन आता है। अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं ना, मतलब आसान भाषा में आराम से आप आंसर दे सकते हैं। चलिए नीचे हम कुछ एमसीक्यू लगाएंगे। चलिए, पढ़ा दीवान निम्न में से किसका प्रमुख होता है। पढ़ा गांव किसका, मतलब पढ़ा दीवान किसका प्रमुख होता है, तो पढ़ा दीवान अंतर पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है। अंतर पढ़ा पंचायत का मतलब ये है कि एक पढ़ा राजा होता है, एक पढ़ा दीवान होता है, और एक पढ़ा स्तर पर होते हैं, तो इसीलिए इसको अंतर पढ़ा पंचायत कहा जाता है, ठीक है, आप समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में किस जनजातियों की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। जो पढ़ा शासन व्यवस्था है किस जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है, तो मुंडा शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर पर प्रशासनिक संचालन की जिम्मेदारी किसकी होती है। ग्राम स्तर पर पूछ रहा है ना, अब देखिएगा कहाँ से पूछ रहा है, ग्राम स्तर पे, ग्राम स्तर पर पूछा है। ग्राम स्तर पे कौन होता है भाई, महतो होता है। ग्राम स्तर पे सबका मालिक कौन होता है, महतो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, महतो। पढ़ा पंचायत शासन काल में पाहन का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, या फिर पाहन का है या फिर महतो का है, सबका कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, तो 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कब चुने जाते हैं, सरहुल के टाइम में, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है। हर 3 वर्ष की समाप्ति के बाद सरहुल के दिन नए पाहन का चयन होता है, और उसी दिन महतो का भी चयन होता है, ठीक है। चलिए तो पढ़ा शासन व्यवस्था कितने स्तर पर कार्य करती है, अभी मैंने बताया था आपको 3 स्तर पर कार्य करती है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पढ़ा शासन व्यवस्था में दीवान निम्नलिखित में से किसका सहायक होता है। दीवान किसका सहायक होता है, दीवान, आप मैंने पढ़ा जब स्तर पढ़ाया था उसमें, तो पढ़ा राजा थे, और पढ़ा राजा का जो सहयोगी था वो दीवान था, तो किसका सहायक है, पढ़ा राजा का। ये भी आप आराम से टिक कर सकते हैं अगर आपने ध्यान से पढ़ा हुआ तो, ठीक है। चलिए, उरांव शासन व्यवस्था का सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है, सबसे उच्च जो इसको सुप्रीम कोर्ट के भांति कहते हैं, वो कौन होता है, पढ़ा दीवान होता है। पहले पढ़ा राजा, फिर उसके बाद पढ़ा दीवान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है, गांव का प्रधान पूछ रहा है, गांव का प्रधान, गांव का प्रधान मतलब गांव का मुखिया कौन होता है भाई, महतो, कौन होता है, महतो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगा को किसकी सहायता के लिए रखा गया है। बैगा किसकी सहायता करता है, बैगा तो पुजारी है भाई, तो पुजारी की सहायता करेगा, किसकी सहायता करेगा, तो पाहन की सहायता करेगा बैगा, किसकी, पाहन की। ये तो आप मतलब कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं। चलिए, ये ख़त्म हो गया शासन व्यवस्था, ठीक है, ठीक ना, शासन व्यवस्था पूरी ख़त्म हो गया। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़ के पढ़ना और आपको मेरा नोट्स अगर सही लगता है तो आप मेरा नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। शासन व्यवस्था का फुल नोट्स आप 40 रुपये में ले सकते हैं, ठीक है, और प्लस 50 रुपये में आप चैप्टर वाइज MCQ भी ले सकते हैं शासन व्यवस्था का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कल मिलते हैं हम लोग।